क्या कभी किसी के दिमाग में ये सवाल आया है कि जब हम मोबाइल फोन चार्ज करते हैं या उस पर बहुत देर तक बात करते हैं तो वो अचानक से इतना गर्म क्यों हो जाता है? ये तो रोज की बात है। सबको महसूस होता है। हाँ ना। और एक और अजीब सा सवाल, स्कूल की बायोलॉजी लैब में जो फॉर्मेलिन नाम के केमिकल में डूबी हुई एक मरी हुई गिलहरी रखी होती थी, उसका हमारे घर के बिजली के बिल या इन तारों से क्या कनेक्शन हो सकता है? अच्छा, ये कनेक्शन पहली नजर में बड़ा अटपटा लग सकता है। मतलब गिलहरी और बिजली का क्या लेना देना, सही कहा ना? एकदम सही, मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन आज हम जिस विषय के गहन विश्लेषण में उतरने वाले हैं वो यही साबित करता है कि विज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ भारी भरकम किताबों या बड़े वैज्ञानिकों तक ही सीमित हो। बिल्कुल। और आज हमारे पास अध्ययन के रूप में एक बेहद लोकप्रिय शिक्षक के लेक्चर नोट्स हैं। हाँ, और इन नोट्स की सबसे खास बात यही है कि ये भौतिक विज्ञान को यानी हमारी फिजिक्स को रटने वाले विषय से निकालकर सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभवों से जोड़ देते हैं। और यही आज का हमारा मिशन भी है। हम इस चर्चा में ओम के नियम, वोल्टेज, करंट, पावर, इन सब चीजों को सिर्फ फॉर्मूलों की तरह नहीं देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी तार के अंदर आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल। मतलब ये जो V बराबर IR है या P बराबर IV है और हीट वाले फॉर्मूले जैसे H बराबर I² RT, ये सब ब्लैक बोर्ड पर लिखी कोई डरावनी पहेलियां नहीं है। हाँ, ये बस इस बात का गणितीय रूप है कि दुनिया कैसे काम कर रही है। ये कोई एलियन भाषा नहीं है। सही कहा। इन नोट्स को पढ़ते हुए मुझे तो ये एहसास हुआ कि अगर स्कूल में विज्ञान को इस नजरिए से पढ़ाया जाता ना, तो शायद ही किसी को फिजिक्स से डर लगता। डर इसलिए लगता है ना क्योंकि हम शुरुआत सीधे गणित और मुश्किल शब्दों से करते हैं। सीधे फॉर्मूले रटाना शुरू कर देते हैं। एकदम। जब किसी तार में बिजली बहती है तो हम सीधे फॉर्मूले पर कूद जाते हैं। लेकिन अगर हम बुनियादी स्तर पर देखें तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि तार के अंदर भौतिक रूप से फिजिकली हो क्या रहा है। अच्छा, तो तार के अंदर असल में क्या होता है? देखिए, किसी भी तार के अंदर लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो अपने आप एक दिशा में नहीं भागते। वो बस इधर उधर रैंडम घूमते रहते हैं। तो उन्हें चलाने के लिए कुछ चाहिए होता है? बिल्कुल। उन्हें एक दिशा में धकेलने के लिए एक फोर्स या एक ताकत की जरूरत होती है, और ये जो धक्का है ना, यही हमारा वोल्टेज है। अच्छा, मतलब वोल्टेज वो ऊर्जा है जो पीछे से इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ धक्का मार रही है? एकदम सही। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स उस धक्के की वजह से एक दिशा में बहने लगते हैं, एक फ्लो बन जाता है, तो उस बहाव को हम करंट यानी विद्युत धारा कहते हैं। तो वोल्टेज धक्का और करंट बहाव, समझ गई। अब यहाँ जो सबसे अहम सवाल पैदा होता है वो ये है कि इस धक्के और इस बहाव के बीच का रिश्ता क्या है। और यहीं पे शायद वो ओम नाम के वैज्ञानिक आते हैं ना? हाँ, जॉर्ज साइमन ओम। ओम ने अपने प्रयोगों में ये देखा कि अगर धक्का तेज किया जाए, वोल्टेज बढ़ाया जाए, तो बहाव भी उसी हिसाब से तेज हो जाता है। यानी अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी खुद ब खुद बढ़ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये कोई रैंडम या बेतरतीब बढ़ोतरी नहीं थी। ओम ने एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न पकड़ा। कैसा पैटर्न? उन्होंने देखा कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ इस तरह बंधे हुए हैं कि उनका अनुपात यानी जो उनका रेशियो है ना, वो हमेशा एक समान रहता है। नोट्स में इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझाया गया है। हाँ, वो 20 और 5 वाला उदाहरण। सही। मान लीजिए कि हमने किसी सर्किट में 20 का वोल्टेज दिया और उसमें जो करंट बहना शुरू हुआ उसका मान 5 है। ठीक है। अब अगर हम वोल्टेज को करंट से भाग दें यानी 20 को 5 से डिवाइड करें तो जवाब 4 आता है। हाँ, मतलब गणित के हिसाब से यह अनुपात 4 का हुआ। लेकिन क्या होगा अगर हम उस धक्के को यानी वोल्टेज को कम कर दें? ओम ने भी बिल्कुल यही सोचा। उन्होंने वोल्टेज को 20 से घटाकर 16 कर दिया। तो करंट भी कम हुआ होगा? हाँ, उन्होंने उम्मीद की होगी कि करंट में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन जो हुआ वो चौंकाने वाला था। जैसे ही वोल्टेज 16 हुआ, तार में बहने वाला करंट अपने आप घटकर 4 हो गया। अरे वाह! और अगर 16 को 4 से भाग दें तो जवाब फिर से 4 ही आता है। बिल्कुल। वोल्टेज ने अपनी चाल बदली तो करंट ने भी तुरंत अपनी चाल बदल ली, ताकि वो जो अनुपात है ना 4 का, वो न बिगड़े। ये तो बड़ा अजीब है। इसे पक्का करने के लिए ना ओम ने वोल्टेज को एकदम से बढ़ा दिया। उन्होंने वोल्टेज सीधे 40 कर दिया। तो करंट भी उछल गया होगा? बिना किसी देरी के करंट का मान उछलकर 10 हो गया। फिर से 40 और 10 का अनुपात निकाला गया और नतीजा फिर से वही 4 निकला। मतलब ये देखकर तो वो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए होंगे कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इतने सटीक तरीके से कैसे तालमेल बिठा रही हैं। हाँ, वो एकदम पगला गए होंगे कि ये हो क्या रहा है।
ये सुनकर मुझे ना एक सिंक्रोनाइज्ड डांस की याद आ रही है। सिंक्रोनाइज्ड डांस कैसे? जैसे मान लीजिए स्टेज पर दो डांस पार्टनर हैं, एक वोल्टेज है और दूसरा करंट है। अच्छा, ठीक है। अब अगर पहला पार्टनर थोड़ा तेज नाचने लगता है या अपने कदम बदलता है, तो दूसरा पार्टनर बिना एक भी सेकंड गंवाए अपनी चाल उसी के हिसाब से तेज कर लेता है। अरे वाह, क्या उदाहरण है ना? उनका तालमेल इतना पक्का है कि उनके बीच की जो दूरी या जो रिश्ता है वो कभी टूटता ही नहीं है। ये तालमेल वाला उदाहरण काफी सटीक है। और मजेदार बात यह है कि इस तालमेल को सिर्फ ओम नहीं देखा था। और किसने देखा? ये चीज स्कूलों की विज्ञान प्रयोगशालाओं में हर साल हजारों छात्रों को दिखाई जाती है। सर्किट में एक उपकरण लगाया जाता है जिसे रियोस्टैट कहते हैं। रियोस्टैट? हाँ, मुझे याद आ रहा है। हाँ, इस रियोस्टैट का काम ही है कि इसके जरिए हम सर्किट में बहने वाली धारा को घटा या बढ़ा सकते हैं। मुझे स्कूल की वो लैब याद आ रही है। एक लकड़ी के बोर्ड पर रियोस्टैट लगा होता था और उसके साथ एक वोल्ट मीटर और एक अमीटर भी कसा होता था। बिल्कुल वही सेटअप। उसी की मदद से छात्रों को एक प्रयोग करने को कहा जाता है। हाँ, वो नॉब घुमाने वाला। सही कहा। छात्र रियोस्टैट की नॉब को घुमाकर सर्किट में बदलाव करते हैं और फिर वोल्ट मीटर और अमीटर से रीडिंग लेते हैं। शिक्षक कहते हैं कि कम से कम 4 अलग-अलग रीडिंग लो। और हर बार वोल्टेज को करंट से भाग देकर एक सादे पन्ने पे लिखो। और हर बार वो अनुपात, वो जो भागफल है, वो एक ही संख्या आता है। जो ये साबित करता है कि ओम सही थे। एकदम सही थे। ऐसे इन प्रयोगों का जिक्र करते हुए ना, जो नोट्स हमारे सामने हैं, उनमें स्कूल की लैब से जुड़ी कुछ बहुत ही मजेदार यादें भी ताजा की गई हैं। हाँ, सरकारी स्कूलों की लैब की कहानियां तो अलग ही होती हैं। बिल्कुल। मतलब अगर ध्यान से सोचा जाए तो तीनों विज्ञान विषयों की लैब का अपना एक अलग ही माहौल होता था। मुझे तो फिजिक्स की लैब सबसे शांत और सुरक्षित जगह लगती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां ज्यादातर लकड़ी के उपकरण, कुछ तार, बैटरी और बस मीटर ही होते थे। हाँ, कोई ऐसा खतरा नहीं था कि कुछ फट जाएगा या कोई जल जाएगा। जबकि केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की लैब इसके बिल्कुल उलट थी। उफ, केमिस्ट्री लैब में तो हमेशा एक अजीब सा डर मंडराता रहता था। वो कांच की परख नलियां, अलग अलग रंगों के खतरनाक एसिड। हमेशा ये खौफ रहता था कि अगर गलती से 2 गलत रसायनों को मिला दिया तो कोई धमाका ना हो जाए। हाँ, या किसी से टकराकर शीशे की बोतल ना टूट जाए। और वहां कदम रखते ही एक अजीब सी तेज गंध आती थी। वो गंध तो आज भी याद है। लेकिन अगर अजीब माहौल की बात करें ना, तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की लैब का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। बायोलॉजी लैब तो जैसे एक अलग ही दुनिया थी। आज के नोट्स में इसका बहुत ही हास्यास्पद तरीके से जिक्र किया गया है। वो जो कांच के बड़े-बड़े जार रखे होते थे, बाप रे, उनमें फॉर्मेलिन केमिकल भरा होता था और उनके अंदर मरे हुए जानवरों को प्रिजर्व करके रखा जाता था। किसी जार में सांप तैर रहा है, किसी में छछूंदर, तो किसी में कोई बिल्ली का बच्चा। मतलब सोचकर ही अजीब लगता है। असल में फॉर्मेलिन का काम ही यही है कि वो मृत शरीर को सड़ने से बचाता है। बाल और त्वचा सालों तक वैसे ही सुरक्षित रहते हैं, भले ही अंदर के अंग सूख चुके हों। और इसी पे नोट्स में वो किस्सा है ना, गिलहरी वाला। हाँ, एक बार बायोलॉजी लैब में एक मरी हुई गिलहरी को ऐसे ही प्रिजर्व करके रखा गया था। और गिलहरी के बाल और त्वचा बिल्कुल ताजा लग रहे थे। वो इतनी असली लग रही होगी कि किसी को भी धोखा हो जाए। बिल्कुल। तो हुआ ये कि लैब में एक छात्रा ने उस जार के बहुत ही पास जाकर एकदम आंखें गड़ाकर उस गिलहरी को चेक करने की कोशिश की कि वो असली है या नकली। और फिर किसी ने पीछे से मजाक उड़ा दिया। हाँ, किसी ने टिप्पणी की कि लगता है इसे निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया हो गया है, तभी इसे इतनी पास से देखना पड़ रहा है। मतलब स्कूल के दिनों की ये यादें वाकई बहुत कुछ समेटे हुए हैं। बहुत मजेदार दिन थे वो। लेकिन इन मजेदार बातों के बीच मेरे दिमाग में एक गंभीर सवाल भी उठ रहा है। क्या सवाल? हमने देखा कि वोल्टेज और करंट का रिश्ता इतना सीधा है, एक बढ़ाओ तो दूसरा बढ़ता है, अनुपात समान रहता है। प्रयोग भी बहुत सरल है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब छात्र किताबों में ओम का नियम पढ़ते हैं तो उनके पसीने छूटने लगते हैं? भौतिकी एक पहाड़ क्यों लगने लगती है? ये जो सवाल है ना, ये हमारी शिक्षा प्रणाली की एक बहुत बड़ी खामी की ओर इशारा करता है। मतलब पढ़ाने के तरीके में गलती है। हाँ, समस्या ओम के नियम में नहीं है। समस्या उस भाषा में है जिसमें उसे किताबों में परोसा जाता है। वो किताबी परिभाषा। बिल्कुल। अगर हम किसी भी साधारण पाठ्यपुस्तक को उठाकर देखें तो ओम के नियम की परिभाषा कुछ इस तरह शुरू होती है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि नियत रखी जाएं तो। अरे बाप रे,
ये भाषा सुनकर ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी अदालत का कोई कानूनी दस्तावेज पढ़ रहे हो। वही तो। भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं। मतलब इस भारी भरकम शर्त को हर बार लगाने की क्या तुक है? आज के नोट्स में इसी किताबी भाषा पर बहुत ही करारा तंज कसा गया है। नोट्स के अनुसार ये शर्त बिल्कुल गैर जरूरी है और बस छात्रों को डराने का काम करती है। सही बात है। आप ही सोचिए, जब हम कोई सामान्य प्रयोग कर रहे होते हैं या घर में कोई उपकरण इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो क्या हम तार को आग पर सेंक रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं। या क्या हम चार्जर के तार को दोनों सिरों से पकड़कर खींच कर लंबा कर रहे होते हैं? नहीं ना, तार जैसा है वैसा ही शांति से पड़ा रहता है। तो फिर उस बात को बार बार दोहराने का क्या मतलब, जो वैसे भी बदल नहीं रही है? नोट्स में एक बहुत ही मजेदार उदाहरण दिया है इसके लिए। कौन सा उदाहरण? उन्होंने कहा है कि क्या किसी शिक्षक की परिभाषा देने के लिए ये कहा जाएगा कि यदि 2 पैर पर चलने वाले किसी मानव की भौतिक अवस्था नियत रखी जाए तो वो शिक्षक कहलाएगा। ये तो सच में बेतुका है, मतलब हद है ना? विज्ञान का मकसद चीजों को आसान बनाना है, न कि भारी शब्दों के जाल में उलझाना। और मुझे लगता है इसी उलझन की वजह से एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी पैदा हो जाती है। कैसी गलतफहमी? जब ओम के नियम की बात आती है तो ज्यादातर लोग यही मान लेते हैं कि जॉर्ज ओम ने वोल्टेज की खोज की थी। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। ये बहुत आम गलतफहमी है। तो अगर उन्होंने वोल्टेज नहीं खोजा तो फिर उनकी असली खोज थी क्या? उनकी असली खोज वो अनुपात था, वो रेशियो। हाँ, हमने शुरुआत में बात की थी ना। हाँ। कि जब वोल्टेज 20 था और करंट 5 था। हाँ। तो अनुपात 4 आया। और 40 और 10 में भी अनुपात 4 ही रहा। बिल्कुल। ओम ने दुनिया को बताया कि तार के अंदर एक ऐसी चीज है जो वोल्टेज और करंट के इस खेल में कभी नहीं बदलती। अच्छा? वो जो फिक्स नंबर है ना, वही तार का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है, जिसे हम R से दर्शाते हैं। तो जो चीज कांस्टेंट है, जो बदल नहीं रही है, वो रेजिस्टेंस है। एकदम सही। अगर मैं इसे एक समीकरण में ढालने की कोशिश करूं तो इसका मतलब हुआ कि वोल्टेज को करंट से भाग देने पर हमें रेजिस्टेंस मिलता है, यानी V/I बराबर R। V बराबर I बराबर R। हाँ। गणित के नजरिए से ये बिल्कुल सही है। ओम का असली समीकरण V/I बराबर R ही था। अच्छा। लेकिन बोलने और याद रखने में ये थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे एक बहुत ही सीधे और लयबद्ध फॉर्मूले में बदल दिया गया, V बराबर IR। V बराबर IR। तो इस फॉर्मूले में जो R है वो तार का एक अपना गुण है। हाँ, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में एक तार बना और उस तार का प्रतिरोध 10 ओम सेट हो गया। ठीक है। अब वो 10 ही रहेगा। अब अगर उस तार में 50 वोल्टेज का धक्का लगेगा तो करंट खुद को एडजस्ट करके 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुणा 10 बराबर 50 होता है। हाँ। और अगर धक्का कम होकर 20 वोल्टेज रह गया तो करंट अपने आप गिरकर 2 हो जाएगा, ताकि 2 गुणा 10 फिर से 20 हो जाए। मतलब R अपनी जगह से नहीं हिलता। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ना, मैं दिमाग में एक दृश्य की कल्पना कर रहा हूँ। बताइए, क्या दृश्य है? मान लीजिए कि ये जो तार है ये एक लंबी सड़क है। ठीक है, सड़क मान लेते हैं। इस सड़क पर जो हमारा वोल्टेज है वो किसी कार का एक बहुत ही ताकतवर इंजन है जो उसे आगे की तरफ जोर से धक्का दे रहा है। और जो करंट है वो असल में वो कार है जो उस धक्के की वजह से सड़क पर आगे बढ़ रही है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। धन्यवाद। लेकिन एक चीज है, सड़क हमेशा एकदम साफ नहीं होती ना, तार के अंदर भी रुकावटें हैं। तो इस सड़क वाले उदाहरण में हमारा रेजिस्टेंस कहाँ फिट होगा? अच्छा, हाँ, रुकावट। अगर रेजिस्टेंस रुकावट है और वो अपनी जगह से नहीं हिलता तो क्या हम उसकी तुलना सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर से कर सकते हैं? अरे वाह, ये एकदम सटीक बैठता है ना? स्पीड ब्रेकर अपनी जगह पर फिक्स रहता है, बिल्कुल हमारे आर की तरह। अगर इंजन यानी वोल्टेज बहुत ज्यादा ताकत लगाएगा तो कार यानी करंट उस ब्रेकर के बावजूद तेजी से आगे निकलेगी। लेकिन वो स्पीड ब्रेकर अपनी जगह रहकर हमेशा उस गति को एक नियंत्रण में रखेगा। बिल्कुल। ये इंजन, कार और स्पीड ब्रेकर का उदाहरण बहुत कुछ साफ कर देता है। मुझे लगता है अगर कोई V/I/R के इस खेल को समझ गया तो आधी बिजली तो वैसे ही समझ आ गई। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यार, जब हम रोजमर्रा के उपकरणों की बात करते हैं, जैसे कि घर का बल्ब या पानी गर्म करने वाला हीटर, तो वहां हम वोल्टेज या करंट की बात नहीं करते। तो हम किसकी बात करते हैं? हम तो पावर की बात करते हैं ना। हम बाजार से 10 वॉट या 20 वॉट का बल्ब खरीद कर लाते हैं। तो ये पावर या वॉट इस पूरी कहानी में कहाँ से आता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। पावर असल में इस बात का माप है कि कोई उपकरण कितनी बिजली की खपत कर रहा है या कितनी ताकत से काम कर रहा है। और इसकी गणना करना बहुत ही सीधा है। पावर, जिसे हम P कहते हैं,
वो करंट और वोल्टेज का गुणनफल है। मतलब उन्हें गुणा करना है। हाँ, फॉर्मूला बनता है पावर बराबर करंट गुणा वोल्टेज, यानी P बराबर IV। P इज इक्वल टू IV। हाँ, इसका मतलब हुआ कि इंजन का धक्का और कार की गति दोनों को मिला दें तो कुल ताकत का पता चलता है। बिल्कुल सही पकड़े। नोट्स में इसे एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझाया गया है। हम जानते हैं कि भारत में ज्यादातर घरों में जो बिजली की सप्लाई आती है उसका वोल्टेज आमतौर पर 220 वोल्ट होता है। हाँ, 220 वोल्ट की लाइन होती है। अब मान लीजिए कि किसी के घर में एक उपकरण चल रहा है और वो 1 एम्पियर का करंट खींच रहा है। ठीक है। अगर हमें ये पता लगाना हो कि वो उपकरण कितनी पावर ले रहा है तो हमें बस 1 एम्पियर करंट को 220 वोल्टेज से गुणा करना है। 1 गुणा 220 बराबर 220। तो उस उपकरण की पावर हो गई 220 वॉट। एकदम सही। ये गणित तो इतना आसान है कि कोई भी चलते फिरते अपनी उंगलियों पर कर ले। P बराबर IV। बिल्कुल। लेकिन फिर वही सवाल उठता है। कौन सा सवाल? किताबों में पावर को लेकर अलग अलग स्थितियों के लिए दसियों लंबे लंबे फॉर्मूले क्यों दिए होते हैं, और छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वो उन सबको रट्टा मारें। और यहीं पर आज के नोट्स एक बार फिर किताबी शिक्षा के तरीके का विरोध करते हैं। मतलब रटने की जरूरत नहीं है। भौतिकी में 20 अलग अलग फॉर्मूले रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के पास सिर्फ 2 बुनियादी फॉर्मूले हैं, यानी ओम का नियम V बराबर IR और पावर का नियम P बराबर IV, तो वो बाकी के सारे फॉर्मूले खुद बना सकता है। खुद कैसे बना सकता है? अगर मुझे कोई नया फॉर्मूला चाहिए तो क्या करना होगा? इसे ऐसे देखते हैं। हमारे पास पावर का बुनियादी फॉर्मूला है P बराबर I गुणा V। ठीक है, P बराबर IV। अब हम ओम के नियम से ये भी जानते हैं कि V का मतलब I गुणा R होता है। हाँ, V बराबर IR। तो अगर हम P बराबर IV वाले फॉर्मूले में V को हटाकर उसकी जगह IR रख दें तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा P बराबर I गुणा ब्रैकेट में IR। बिल्कुल। और I को I से गुणा करेंगे तो क्या होगा? I स्क्वायर हो जाएगा। यानी नया फॉर्मूला बन गया P बराबर I स्क्वायर R। ये हुई ना बात, बहुत ही शानदार। अरे वाह, ये तो जादू की तरह काम कर रहा है। इसी तरह अगर हम V को बदलने की बजाय I को बदल दें तो हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कोशिश कीजिए। V बराबर IR के हिसाब से I का मतलब V बटा R हुआ, तो P बराबर IV में अगर I की जगह V बटा R रख दें तो ये V बटा R गुणा V हो जाएगा, यानी P बराबर V स्क्वायर बटा R। एकदम सही। अब देखिए, आपने बिना कुछ रटे सिर्फ तर्क का इस्तेमाल करके पावर के 2 नए फॉर्मूले निकाल लिए। ये तो सच में बहुत आसान है। नोट्स में रटने की इस आदत को लेकर ना एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। क्या बात कही गई है? ये कि हमारा दिमाग कोई असीमित गोदाम नहीं है, इसकी मेमोरी एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह सीमित है। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ना? और अगर हम इस सीमित मेमोरी को सिर्फ फिजिक्स के 20 अलग अलग फॉर्मूले रटकर भर देंगे तो बाकी विषयों के लिए जगह कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल। इतिहास, भूगोल और बाकी विषय भी तो पढ़ने हैं। नोट्स में इतिहास का एक बहुत ही मजेदार उदाहरण दिया गया है इसी बात पर। हाँ, वो मुगल शासक वाला। हाँ, अगर कोई छात्र सिर्फ P बराबर V स्क्वायर बटा R जैसे फॉर्मूले रटता रहेगा तो उसे ये कैसे याद रहेगा कि इतिहास में मुगल शासक बाबर का जन्मदिन कब आता है? उफ। और दिलचस्प बात यह है कि नोट्स में मजाक में ये तथ्य भी डाल दिया गया है कि बाबर का जन्म 14 फरवरी को हुआ था। वही दिन जिसे लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते। बिल्कुल। अगर दिमाग को फालतू फॉर्मूलों से मुक्त रखेंगे तभी तो ऐसी रोचक ऐतिहासिक जानकारियों के लिए जगह बचेगी ना। सही बात है। ये उदाहरण मुझे बहुत सटीक लगा। मुझे तो ये लगता है कि 20 अलग अलग फॉर्मूले रटना वैसा ही है जैसे एक छोटा सा पेंच कसने के लिए कोई पूरा का पूरा भारी टूल बॉक्स अपने सर पर उठाकर घूम रहा हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। जबकि V बराबर IR और P बराबर IV एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। स्विस आर्मी नाइफ मतलब मल्टी टूल। हाँ, ये छोटे और बहुउद्देश्य टूल है। बस इन्हें समझ लीजिए और जरूरत पड़ने पर किसी भी सवाल का हल निकाला जा सकता है। टूल बॉक्स और स्विस आर्मी नाइफ की तुलना बहुत ही उम्दा है। थैंक यू। तो अब हमने वोल्टेज का धक्का, करंट का बहना, रेजिस्टेंस की रुकावट और पावर की गणना, इन सबको अच्छे से समझ लिया है। सब क्लियर है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक घटना अभी भी बाकी है। अरे, कौन सी घटना? जरा सोचिए, जब तार के अंदर वोल्टेज पूरी ताकत से करंट को आगे धकेल रहा है, हाँ, और दूसरी तरफ प्रतिरोध रूपी जो हमारा स्पीड ब्रेकर है वो उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो इस जबरदस्त अंदरूनी लड़ाई, इस टकराव का कुछ तो नतीजा निकलता होगा।
ऊर्जा कभी भी अचानक से गायब तो नहीं हो सकती ना? सही कहा। अगर वो ऊर्जा गायब नहीं हो रही है और आगे भी नहीं बढ़ पा रही है, तो क्या वो गर्मी बनकर बाहर निकलने लगती है? क्या हम यहाँ ऊष्मा या हीट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हम हीट की ही बात कर रहे हैं। तार के अंदर जब ये संघर्ष चल रहा होता है, धकेलने और रोकने की ये जो जद्दोजहद है, तो इनके बीच जो घर्षण या फ्रिक्शन पैदा होता है, उसी की वजह से वो करंट ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी में बदलने लगता है। और हीट की भी गणना करने का एक फॉर्मूला है, सही कहा? हाँ, और वो भी बहुत सीधा है। H बराबर I²RT। H बराबर I²RT। इसमें T क्या है? यहाँ H का मतलब हीट है, I करंट है, R तार का प्रतिरोध है और T का मतलब है समय यानी टाइम। अच्छा, समय। समय इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लड़ाई जितनी देर तक चलेगी, गर्मी उतनी ज्यादा पैदा होगी। अरे हाँ, ये चीज तो हम सभी रोज अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। जो सवाल मैंने एकदम शुरुआत में पूछा था ना हम्म। कि फोन चार्ज करते वक्त गर्म क्यों हो जाता है, उसका जवाब यही अंदरूनी लड़ाई है। बिल्कुल सही। जब चार्जर से फोन में करंट जाता है तो फोन के अंदर के सर्किट का अपना कुछ प्रतिरोध होता है। जब करंट उस प्रतिरोध से होके गुजरता है तो उसी H बराबर I²RT के सिद्धांत के अनुसार वहां गर्मी पैदा होती है। और इसीलिए फोन का पिछला हिस्सा गर्म हो जाता है। एकदम सही। और सिर्फ चार्ज करते समय ही नहीं, नोट्स में एक बहुत ही आम आदत की तरफ ध्यान दिलाया गया है। कौन सी आदत? जब कोई लगातार बहुत देर तक फोन कान पर लगाकर बात करता है, तब भी फोन लगातार सिग्नल भेज रहा होता है और सर्किट में करंट बह रहा होता है। कि लंबी बातचीत के लिए हैंड्स फ्री या ईयरफोन का उपयोग करना बेहतर है। हाँ, इससे दो फायदे होते हैं। एक तो हाथ खाली रहते हैं जिससे कोई अन्य काम भी किया जा सकता है, और दूसरा कान सीधे तौर पर फोन की उस गर्मी से बचे रहते हैं। एकदम सही। और वैसे फोन के अलावा रोजमर्रा की कई और चीजें भी इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। जैसे कि पुराने जमाने के टंगस्टन वाले पीले बल्ब या फिर सर्दियों में इस्तेमाल होने वाला हीटर। नोट्स में परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला एक सवाल भी दिया गया है इस पर। क्या सवाल है? सवाल है कि अगर 10 ओम प्रतिरोध वाले एक टंगस्टन बल्ब में 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाए तो वो कितनी ऊष्मा पैदा करेगा। और ऐसे सवालों को हल करने के लिए किसी अलग विज्ञान की जरूरत तो है नहीं, वही H बराबर I²RT वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, हीटर भी एकदम इसी तरह काम करता है, बस उसमें नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल किया जाता है। यार, यहाँ ना मैं एक बहुत ही अलग नजरिया सामने रखना चाहती हूँ। बताइए। पूरी चर्चा के दौरान हम जाने अनजाने में प्रतिरोध या रेजिस्टेंस को एक विलन की तरह पेश कर रहे हैं। अच्छा, विलन। हाँ, एक ऐसी रुकावट जो वोल्टेज और करंट के रिश्ते में टांग अड़ा रही है, उन्हें रोक रही है और हमारी बिजली को फालतू में गर्मी में बर्बाद कर रही है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है ना? लेकिन अगर ये विलन न हो तो जरा कल्पना कीजिए कि किसी तार में कोई प्रतिरोध ही न हो, कोई स्पीड ब्रेकर न हो। अगर ऐसा हो गया तो क्या हमारे घर के हीटर या कपड़े प्रेस करने वाली इस्त्री या वो पुराने वाले पीले बल्ब कभी काम कर पाएंगे? क्या वोल्टेज और करंट की ये लड़ाई हमेशा बुरी होती है? विज्ञान की सुंदरता ही यही है कि इसमें कोई भी चीज पूरी तरह से नायक या खलनायक नहीं होती। मतलब ये सिचुएशन पर निर्भर करता है। पूरी तरह से ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस चीज का उपयोग कैसे कर रहे हैं। जब हम चाहते हैं कि पावर स्टेशन से बिजली हमारे घर तक बिना किसी नुकसान के पहुंचे, तो हमें ये प्रतिरोध एक बहुत बड़ा विलन लगता है, क्योंकि वहां ये हमारी ऊर्जा को रास्ते में ही गर्मी बनाकर बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल, इसलिए वहां हम मोटे और अच्छे सुचालक तारों का इस्तेमाल करते हैं ताकि रुकावट कम से कम हो। और जब हमें सर्दियों में कमरा गर्म करना होता है, तब हमें इस लड़ाई की सख्त जरूरत होती है। तब हम जानबूझकर नाइक्रोम जैसे तारों का इस्तेमाल करते हैं जिनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। ओहो, मतलब वहां ये प्रतिरोध हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। ऊष्मा पैदा करने के लिए हमें इस टकराव की आवश्यकता है। एकदम सही। यानी कुल मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी कोई डरावना विषय नहीं है, ये तो एक बहुत ही संतुलित और तार्किक व्यवस्था है। अगर हम आज के इस गहरे विश्लेषण को समेटें तो हमने देखा कि ओम का नियम, पावर की गणना और ऊष्मा का पैदा होना ये भौतिकी के अलग-अलग डरावने अध्याय नहीं है। हाँ, ये सब एक ही कहानी के आपस में जुड़े हुए हिस्से हैं। बस बुनियादी ढांचा समझना जरूरी है। वोल्टेज वो ताकत है जो धकेलती है, करंट वो है जो बहता है और प्रतिरोध वो ब्रेकर है जो उन्हें नियंत्रित करता है। और उन 3 बुनियादी स्विस आर्मी नाइफ फॉर्मूलों V बराबर IR, P बराबर IV और H बराबर I²RT को अगर कोई समझ ले तो इलेक्ट्रिसिटी के पीछे का सारा विज्ञान उसकी मुट्ठी में है। बिल्कुल,
किताबी भाषा और भौतिक अवस्थाएं नियत रखने जैसी जटिलताओं से डरने के बजाय अगर हम विज्ञान को अपने आसपास मौजूद चार्जर, फोन और बल्ब से जोड़ लें तो भौतिकी बहुत ही आसान और रोचक बन जाती है। विज्ञान असल में रटने की नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को महसूस करने की चीज है। सही कहा। आज के इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले ना, मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जो शायद उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? अभी हमने बात की कि जब भी करंट किसी तार से गुजरता है तो प्रतिरोध के साथ उसकी लड़ाई होती है और कुछ ना कुछ ऊर्जा, गर्मी या हीट के रूप में बर्बाद हो जाती है। फोन गर्म होते हैं, लैपटॉप गर्म होते हैं। जी। हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ ऐसा होता है। अब जरा एक पल के लिए इस धरती की तस्वीर दिमाग में लाइए। दुनिया भर में इस वक्त अरबों खरबों तार बिछे हुए हैं। करोड़ों अरबों उपकरण हर सेकंड चल रहे हैं। हर एक तार में हर एक सेकंड इलेक्ट्रॉन्स और प्रतिरोध की ये सूक्ष्म लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में बेशुमार ऊर्जा महज गर्मी बनकर हवा में उड़ रही है। ये तो है, बहुत बड़ा नुकसान ही है। अब सोचिए, अगर भविष्य में हम कभी ऐसी तकनीक विकसित कर लें जहां ये लड़ाई पूरी तरह से शून्य हो जाए। शून्य प्रतिरोध यानी सुपर कंडक्टर्स की बात कर रही हैं आप? हाँ, एक ऐसा चमत्कारी तार जिसमें प्रतिरोध का नामो निशान तक ना हो। अगर ऐसा हो गया तो हम अपनी खोई हुई ऊर्जा का कितना बड़ा हिस्सा बचा लेंगे। वो तो एक क्रांति होगी। बिल्कुल। क्या पता, प्रतिरोध नाम के इस विलेन को पूरी तरह से रास्ते से हटाकर हम दुनिया के सामने खड़ी ऊर्जा की कमी की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। इस पर सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ आज का हमारा ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।